Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 6 SAM. Subject is cost accounting. Student, we are doing a topic process costing. Today this is our sum number 5. That means lecture number 6. Previous video, special introduction. Please check the I button as well as in description. All video links are there from 1 to 5. Lecture 1 is for introduction, and from lecture 2 there will be a sum. So today we are going to solve sum number 5. So in question number 5, the product of a company passes through 3 distinct processes to completion. The output of each process passes immediately to the next process, and finally a finished unit are transferred from process Z into a stock. तो ये लाइन हो या नहीं हो, हर सब में यही है कि भाई x का जो भी आउटपुट होगा y में जाएगा, y का जो भी आउटपुट होगा z में जाएगा, और z फाइनल प्रोसेस है यानी इसका आउटपुट आपका फिनिश स्टॉक में जाएगा। और x का इनिशियल इनपुट आपको हमेशा सब में दिया रहेगा, यानी जो भी पहला प्रोसेस होगा उसका इनपुट रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है 50,000 यूनिट है, इनपुट रेट है 10, इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस एक्स। इनपुट डेबिट में जाएंगे, इसको भी याद रखें। फिर आपके एक्सपेंस है, 3-4 एक्सपेंस आते हैं यहाँ पे, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, रिस्पेक्टिव अकाउंट में तीनों एक्सपेंस चले जाएंगे डेबिट साइड। फिर नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड आता है, जो भी इनपुट रहेगा उसका परसेंटेज पे आएगा। ये यूनिट की बात करें, इसको याद रखना। तो 50,000 इनपुट है एक्स का, तो एक्स का नॉर्मल लॉस होगा 2% ऑफ 50,000, तो 5 to the 10 यानी 1000 आपका नॉर्मल लॉस है। और 1000 के लिए रेट और स्क्रैप वैल्यू यानी नॉर्मल लॉस का पर यूनिट दिया हुआ है, तो जो 1000 यूनिट आएगा इसका रेट रहेगा 2.5, दैट कम्स टू 2500 आपका रुपीज़ में आ गया। और हर सम में यहाँ पे देखो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, यानी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आपको कंपेयर करना है विद द नॉर्मल आउटपुट। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, ये फॉर्मूले से आपको पहले नॉर्मल आउटपुट निकालना है, यानी इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट जैसे यहाँ पे 50,000 बताया एक्स का मैंने, और नॉर्मल लॉस कितना बनाया 1000 का, तो 49,000 आपका नॉर्मल आउटपुट है। इसको कंपेयर करना है आपको एक्चुअल आउटपुट से, और कंपेयर करके आपको देखना है नॉर्मल आउटपुट बड़ा है तो एबनॉर्मल लॉस कहेंगे, और एक्चुअल आउटपुट बड़ा है तो एबनॉर्मल गेन कहेंगे। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो नॉर्मल आउटपुट आ रहा है 49,000 और एक्चुअल आउटपुट है 48,750। अब नॉर्मल आउटपुट 49 है और ये 48 है, तो नॉर्मल आउटपुट बड़ा है। तो अगर नॉर्मल आउटपुट बड़ा है तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसको एबनॉर्मल लॉस। तो ये आपको कंपेयर करना है नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को, और फिर चेक करना है कि एबनॉर्मल लॉस है या गेन है। ये चीज़ आपको समझनी हर सब में करना है ये। तो बच्चों सबसे पहले हमको बनाना है प्रोसेस अकाउंट, तीनों के बनाएंगे, फिर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये बाद में बनेगा, पहले तीनों प्रोसेस बनाएंगे। तो शुरू करेंगे एक्स के साथ। तो कॉलम याद रखें हमेशा, यूनिट रेट अमाउंट रुपीज़ या कॉस्ट। तो सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं बच्चों, 50,000 इंटू 10 यानी 5 लाख हो गया ये। फिर एक्सपेंस लिख लेते हैं तीनों, मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंस। और इसके बाद लिखेंगे नॉर्मल लॉस 50,000 का 2%, 1000 ये आया, और रेट इसका ऑलरेडी दिया है, क्वेश्चन में रेट रहेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। और ये निकालने के बाद तुरंत कंपेयर पे आ जाए। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल आउटपुट निकालेंगे, यानी इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, यानी 50,000 को 1000 से माइनस करना, 49,000 कंपेयर कर लो। तो कंपेयर पहले करके डिसाइड करो कि एबनॉर्मल लॉस है या गेन है। तो नॉर्मल आउटपुट बड़ा है, एक्चुअल आउटपुट छोटा है, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। और कितने का हुआ है, सिंपली अब ये दोनों को माइनस कर दो, तो 250 का आपका एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। और लॉस हमेशा आपको लिखना है क्रेडिट में, इसको भी ध्यान देना। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में,
एबनॉर्मल गेन आएगा तो डेबिट में, और 250 दोनों को कंपेयर करके 49 को 48,750 से माइनस किया, डिफरेंस आया। अब इनका रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस यानी ये सारे एक्सपेंस को माइनस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, यानी वैल्यू यानी रुपीस की बात कर रहा है, ये दोनों ही रुपीस की बात कर रहा है। कॉस्ट भी रुपीस है, सेल वैल्यू नॉर्मल लॉस ये 2500, यानी ये डेबिट को 2500 से माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ये यूनिट की बात कर रहा है। तो इनपुट है 50,000 और नॉर्मल लॉस है 1000, तो वो चीज़ को ध्यान से समझना आपका। तो ये सारे डेबिट का टोटल आया 13,37,500 और 2500 से माइनस करना, फिर 50,000 को 1000 से माइनस करना, तो इसका डिफरेंस है 1335 और इसका डिफरेंस है 49, दोनों को डिवाइड करो तो आपका रेट आ गया 27.24, ये रेट यहाँ अप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अमाउंट आ गया 6811, और फिर फाइनली ये होने के बाद फिर आप बैलेंस निकाल ले, वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना है हम लोग को प्रोसेस वाई में। तो बट ऑब्वियस इसमें हमेशा डेबिट ही बड़ा रहेगा, तो डेबिट आप दोनों साइड लिखें। ऑलरेडी देखो डेबिट का टोटल हो चुका है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली माइनस कर दे, 50,000 को 1250 से माइनस करें और 13,37,500 को 6 और 2.5 को प्लस करके माइनस कर दे। अब ये जो बैलेंस आया बच्चों, इसको लेके जाएंगे हम लोग प्रोसेस वाई में, ठीक है। तो इसको याद रखें 48,750 पहले हम लोग प्रोसेस वाई का इनपुट लिखेंगे। तो अब चलते हैं प्रोसेस वाई बनाते ले बच्चों हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले प्रोसेस वाई में इनपुट ले ले, एक्स से लेके आ रहे हम लोग ये बैलेंसिंग फिगर को। अब इसका पहला एक्सपेंस लिख लेते हैं वाई का 260, 240, 145। फिर नॉर्मल लॉस बोला है 4%, वाई का नॉर्मल लॉस है 4% और वाई का इनपुट है 48,750, तो 48,750 का 4% यूनिट में लिखें। इसका रेट दिया हुआ है वही रेट अप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें इनको, तो 4875 आपका कॉस्ट आ गया। अब वही फंडा है, सबसे पहले नॉर्मल आउटपुट निकालेंगे, यानी 48,750 को 1950 से माइनस करेंगे तो आपका नॉर्मल आउटपुट आ गया 46,800। इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट से 47,000 से। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई एक्चुअल आउटपुट अब ज़्यादा है। एक्चुअल आउटपुट अगर ज़्यादा है तो इसे कहेंगे एबनॉर्मल गेन, और गेन कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में, और दोनों का डिफरेंस लिखना है 47,000 को 46,800 से माइनस करके 200 का आया। अब क्या करना है, रेट निकालना है। रेट का तो फॉर्मूला ही है अपने पास, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, यानी ये चारों आइटम प्लस करके सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यानी 4875 से माइनस करना। सेम वे 48,750 को 1950 से माइनस करना, और दोनों को एंड में क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको याद रखें। तो ये डेबिट का ये टोटल आ गया 1973 और ये 4875 से माइनस होगा, और उसी तरह से 48,750 1950 से माइनस होगा। दोनों को एंड में डिवाइड करें, रेट मिल गया है तो रेट को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ गया 8412। एबनॉर्मल गेन खत्म हुआ। आप सिंपली क्लोज करें, डेबिट हमेशा बड़ा रहेगा आपका, तो डेबिट का पूरा टोटल करें। देखो यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट का टोटल हमने किया हुआ है 1973 189, तो इसमें सिर्फ ये 8412 को प्लस कर दे तो ये आ गया आपका 1981,601। तो डेबिट का टोटल दोनों साइड लिखें, आप सिंपली माइनस कर दो ऊपर वाले से, है ना। 48,950 को 1950 से माइनस करें, और जो बैलेंस आएगा ट्रांसफर टू जेड रहेगा। तो अब इनको जेड में लेके आ जाते हैं, इनपुट बन जाएगा अब जेड का, तो जेड का इनपुट डाल दिए। अब वापस से वही जेड के एक्सपेंस लिख लो यहाँ पे, 120, 130, 180, और फिर नॉर्मल लॉस लिख लेते हैं 10%। अब जेड का इनपुट है 47,000, इसका 10% 4,700,
और इसका रेट दिया है 5, वो यहाँ से लिखना है हमें, मल्टीप्लाई करें 23,500 आया। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस करना है कि भाई नॉर्मल आउटपुट पहले ढूंढ लेते हैं। तो 47,000 को 4,700 से माइनस करते हैं तो 42,300 का नॉर्मल आउटपुट को अब कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट से। तो यहाँ पे नॉर्मल आउटपुट ज़्यादा है तो इसे हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस। और लॉस कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट में, गेन डेबिट में, तो लॉस क्रेडिट में। आपको डिफरेंस बताना है, 42,300 को 42 से माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आया 300। अब रेट निकालना है, रेट का तो वही फंडा है, ये डेबिट को वो क्रेडिट से माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस को सेल्स वैल्यू से माइनस करना है। और सेम वे यूनिट का भी वही फंडा है, 47 को 47 से माइनस करेंगे। एंड में दोनों डिवाइड करें तो आपका रेट आ गया 56.34, मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अमाउंट आ गया। और अमाउंट आने के बाद सिंपली लास्ट में क्या करना है, आपको बैलेंस निकालना है, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। अभी क्योंकि जेड आखिरी है तो, और हमेशा डेबिट ही बड़ा रहेगा आपका। डेबिट का टोटल ऑलरेडी किया है हमने, देखो ये 47,000 है और इसका टोटल है 24,06,726, तो ऑलरेडी किया, लिख लें और सिंपली अब माइनस कर दें। ये हो गया 5,000, 47 में से 5,000 माइनस किया 42 और 24,076 से आपका ये दोनों प्लस करके माइनस कर दो। नहीं है तो आप 42,000 का रेट तो क्योंकि सेम ही रहता है तो आप मल्टीप्लाई करके लिखें। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि ये डेसिमल जो है नंबर ज़्यादा होते हैं तो नंबर फिगर ना ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप एक काम करें तो आप माइनस करें तो आपको एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। और हमेशा याद रखें आखिरी प्रोसेस का बैलेंस हमें जाएगा फिनिश स्टॉक अकाउंट में। तो इस तरह से हमारे तीनों प्रोसेस हो गए बच्चों। अब हमारा 2 अकाउंट और रह गया, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, वो कर लेते हैं। तो अब बच्चों एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना लेते हैं। हमें एबनॉर्मल लॉस एक्स में हुआ है, वाई में गेन हुआ है, जेड में लॉस हुआ है। तो पहले एबनॉर्मल लॉस बना रहे हैं तो एक्स और जेड का लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। जेड का भी वही रहेगा 356.34। ये तो हो गया कॉपी पेस्ट। अब इनको एबनॉर्मल लॉस को हम डायरेक्टली भेज देते हैं। यूनिट तो सेम रहेगा बच्चों मगर रेट आपको नॉर्मल लॉस का लगाना है, इस चीज को ध्यान देना। तो 250 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना, बेच रहे तो पैसा आ रहा है, बैंक लिखना है यहाँ पे, याद रखें। तो प्रोसेस एक्स का 250 ही रहेगा रेट मगर नॉर्मल लॉस का लगेगा। सेम वे जेड में नॉर्मल लॉस का रेट है 5, तो अब ये 300 को बेचना है मगर 5 रुपए के हिसाब से। और फिर यूनिट हो गया तो अब क्लोज कर रहे हैं। तो पहले तो यूनिट है 550, दोनों साइड एज इट इज टैली होता है, रेट चाहिए नहीं। बैलेंस आपका डेबिट बढ़ा है तो डेबिट का टोटल दोनों साइड और इसको क्रेडिट के टोटल के साथ यानी 2125 से माइनस करें और जो भी डिफरेंस जाएगा कॉस्टिंग P&L में, ये डिफरेंस आया आपका 21,588 तो ये चले जाएगा आपका कॉस्टिंग P&L में। सेम वे एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन में अब देखेंगे तो Y में गेन हुआ है, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ले लेते हैं प्रोसेस Y से, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना। हाँ, इसको यहाँ पे आपका फायदा हुआ है, गेन है यानी फायदा है, इसको समझना। तो वो डिफरेंस आपको बतानी है। सेम वे रूल तो वही है मगर इसको बेचना नहीं है, एबनॉर्मल गेन को बेचते नहीं है, आपको डायरेक्टली इनकम हो रहा है तो वो नॉर्मल लॉस अकाउंट से ही होता है। इसको याद रखना कि हर सब में ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। एबनॉर्मल लॉस डायरेक्टली बेच दो, एबनॉर्मल गेन में फायदा है तो ये नॉर्मल अकाउंट आपको बताना है, नॉर्मल लॉस अकाउंट बताना है, याद रखो। तो फंडा वही है, जैसे हमने ये 250 300 तो कॉपी पेस्ट किया था मगर रेट लगाया था नॉर्मल लॉस का, तो इसका भी सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, मगर बैंक नहीं लिखना यहाँ पे लिखना है टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। 200 तो एज इट इज रहेगा मगर रेट आपको नॉर्मल लॉस का ही लगेगा 250,
यहाँ पे भी रेट मैंने नॉर्मल लॉस का लगाया, तो यहाँ पे भी रेट नॉर्मल लॉस का ही लगेगा। सिर्फ फर्क ये बैंक लिखा है एबनॉर्मल लॉस में, तो गेन में आपको नॉर्मल लॉस अकाउंट ही लिखना है, क्योंकि ये गेन है हमारे लिए। और अब वापस से वही क्लोज करे, डिफरेंस निकाला, यूनिट तो सेम है, वो टैली होता है। आपका देखो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, इससे 500 से माइनस करेंगे तो ये भी डिफरेंस कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, मगर ये फ़ायदा है तो ये क्रेडिट में जाने वाला पीएनएल अकाउंट में है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फंडा सिंपल ही है, क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखो, डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखो, और फिर अपोजिट साइड लिखते वक्त रेट याद रखना, नॉर्मल लॉस का ही रेट लगेगा। हाँ, यहाँ पर्टिकुलर थोड़ा ध्यान देना, एबनॉर्मल लॉस के लिए बैंक लिखते हैं और एबनॉर्मल गेन के लिए नॉर्मल लॉस अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोसेस अकाउंट पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अभी देखो बच्चों, कॉस्टिंग पीएनएल वाला बाकी है और नॉर्मल लॉस अकाउंट वाला बाकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मल लॉस अकाउंट के साथ करेंगे, फिर उसके बाद कॉस्टिंग पीएनएल भी बनाएंगे हम लोग। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।